शांत हो जाइए। एक नया चैप्टर पढ़ना है और इस चैप्टर का नाम है सॉल्ट एनालिसिस। शांत। ये चैप्टर का नाम है सॉल्ट एनालिसिस और ये 1 साल पहले ही ऐड हुआ है। नया नया चैप्टर है। पहले सिलेबस बता देते हैं आपको और फिर ये चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि ये बायोलॉजी जैसा है। मतलब क्या हुआ इसका? याद करना है। मतलब ये है कि इसको याद करना है। शांत, साइलेंस। या तो पढ़ लो या तो बाहर चले जाओ। सॉल्ट एनालिसिस में ज्यादातर चीजें आपको जो देखने को मिलेंगी वो याद करने का है। इसमें पूरा रिएक्शन ही रिएक्शन भरा हुआ है। इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, इस चैप्टर में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। इट इज कंप्लीटली रिएक्शन बेस्ड चैप्टर। अब ये रिएक्शन बेस्ड चैप्टर में सबसे पहले एक टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनता है? आपने अभी तक पढ़ रखा है कि सॉल्ट कैसे बनता है। एक एसिड और एक बेस के मिलने से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो एसिड क्या होगा? एसिड का मतलब क्या? अर्हेनियस एसिड है। अर्हेनियस एसिड की बात कर रहे हैं। और बेस की बात मतलब अर्हेनियस बेस की बात कर रहे हैं। कोई भी एसिड कोई भी बेस से रिएक्शन नहीं करता है। अर्हेनियस एसिड अर्हेनियस बेस से रिएक्शन करता है और सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मुझे अर्हेनियस एसिड लेना है, HCl ले लिया। अर्हेनियस बेस लेना है, NaOH ले लिया। अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस का डेफिनेशन क्या होता है? सुनिए। वैसा कंपाउंड जो वाटर के अंदर H+ दे, अर्हेनियस एसिड है। और वैसा कंपाउंड जो वाटर के अंदर OH- दे, वो अर्हेनियस बेस। तो अब इसकी रिएक्शन कैसे होगा? यहां से निकलेगा H+, यहां से निकलेगा OH-, क्या बन जाएगा? वाटर। और जो रिमेनिंग है वो क्या बना लेगा आपके पास? सॉल्ट। तो जो सॉल्ट बना उसमें आप देखोगे तो सॉल्ट में 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है केटाइन जो कि है Na+, और दूसरा कंपोनेंट है एनाइन जो कि है Cl-। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने यही पढ़ा था कि सॉल्ट क्या है, तो केटाइन एनाइन का कॉम्बिनेशन। तो कभी भी केटाइन एनाइन का कॉम्बिनेशन आ जाए तो सॉल्ट बोलते हैं। अब इस सॉल्ट में केटाइन कहां से आया? एसिड से या बेस से? केटाइन आया है हमारे पास बेस से। तो केटाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस। लेकिन इस सॉल्ट में अगर आप एनाइन की बात करो, वो कहां से आया है? तो एनाइन जो है वो एसिड से आया है। केटाइन किसी भी सॉल्ट में बेस से आता है और एनाइन किसी भी सॉल्ट में एसिड से आता है। अब देखो, जो भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसको रेडिकल बोला जाता है। फिजिक्स में आप चार्ज बोलते हो, चार्ज पार्टिकल। यहां पे केमिस्ट्री में आप उसी को रेडिकल बोल देते हो। ठीक है। तो यहां पे भी आप देखोगे, क्या ये केटाइन पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन नेगेटिव चार्ज है? तो मैं इसको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ना बोल के बोलूंगा रेडिकल। अब देखो, ये जो केटाइन है इस बेस से डिराइव है, इसीलिए इसको बोला जाता है बेसिक रेडिकल। और ये एसिड से डिराइव होता है और चार्ज है, तो चार्ज को बोलते हैं रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें बस 2 ही चीज समझ में आना चाहिए आपको। सॉल्ट केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन होता है जो अर्हेनियस बेस अर्हेनियस एसिड से मिलकर बनता है। तो सॉल्ट का पहला डेफिनेशन क्लियर हुआ। और केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन होता है। जो केटाइन है वो बेस से आएगा, एनाइन है वो एसिड से आएगा। अब जो बेस है, केटाइन को हम लोग बोलेंगे रेडिकल, इसलिए बेसिक रेडिकल। एनाइन भी रेडिकल है, इसलिए इसको बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। पूरे सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर में हमारे पास एक सॉल्ट दिया रहेगा और सॉल्ट में आपको पहचान के बताना है कि उसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है। सॉल्ट एनालिसिस बेसिकली पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इन अ सॉल्ट। एक अननोन सॉल्ट आपको दिया होगा, एक डब्बे में भर के आपको सॉल्ट दे दिया जाएगा, कलर व्हाइट कलर का दिखेगा। अब आपको बताना है वो कौन सा सॉल्ट है। NaCl है, MgCl2 है, CaCl2 है।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट अभी हम पढ़ेंगे और उन सॉल्ट में केटाइन और एनाइन को पहचानना ही सॉल्ट एनालिसिस में सिखाया जाता है। तो व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस? सॉल्ट का हम लोग यहां पे एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब सॉल्ट को हम लोग तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। तो सॉल्ट को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? केटाइन एनाइन, यानी कि एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल। तो सॉल्ट एनालिसिस इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। सॉल्ट एनालिसिस में हमें पूरे चैप्टर में यही समझना है कि एसिडिक रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है। जहां जहां ट्रिक्स आएगा वहां वहां आपको ट्रिक्स से मैं याद करा दूंगा। कुछ जगह ट्रिक्स नहीं आएगा तो वो आपको एज इट इज बार बार पढ़ के इसको याद करना होगा। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, यही पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। अब एसिडिक रेडिकल का एग्जांपल बताओ। एसिडिक रेडिकल मतलब एनाइन, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? केटाइन। तो मैं बेसिक रेडिकल का एग्जांपल लिखता हूं। बेसिक रेडिकल का एग्जांपल हो जाएगा Na+, जितने भी केटाइन सोच सकते हो सब लिख दो। Mg+2, Al+3, Cu+, Sc+3, NH4+, ठीक है, और कुछ बताओ? H3O+, कैल्शियम+2, ठीक है। आप और जो भी सोच सकते हो, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, जो सोचना है सोचो। जितने भी पॉजिटिव चार्ज आपके पास आएंगे, ऑल पॉजिटिव चार्ज आर व्हाट? बेसिक रेडिकल। जितने भी दुनिया में पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सब क्या है? बेसिक रेडिकल। और दुनिया में जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं, दुनिया में जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं, Cl-, Br-, I-, O-2, S-2, N-3, है ना, CO3-2, PO4-3, है ना, SO4-2, HCO3-, है ना, NO2-, NO3-, ये जितने भी आप देख सोच सकते हैं नेगेटिव चार्ज, वो सब क्या हो जाएंगे? रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर बेसिक रेडिकल, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर एसिडिक रेडिकल। अब हमें सॉल्ट दिया जाएगा और सॉल्ट देके हमें पहचानने को बोला जाएगा कि कौन सा रेडिकल है, पहचानिए। कुछ सॉल्ट में सोडियम पाया जाएगा, कुछ सॉल्ट में मैग्नीशियम होगा, कुछ सॉल्ट में एल्युमिनियम होगा। तो यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना है आपको। सॉल्ट एनालिसिस में पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहले हमने वो बता दिया कि कोई भी सॉल्ट आपको एग्जाम में दिया होगा, NaCl, CaCl2, MgCl2, कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। उस सॉल्ट में आपको पहचान के बताना होगा कि केटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। और ऐसे नहीं कि देख के बता दिया कि MgCl2 में तो Mg+2 होगा, उसका टेस्ट पूछा जाता है, ठीक है। कि कैसे पहचानोगे कि Mg+2 है, कैसे पहचानोगे कि Cl- है। हो गया? तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल को पहचानने का तरीका सॉल्ट एनालिसिस में हमें पढ़ना है। अब हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल। पहले हम लोग एनाइन वाली पार्ट की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग केटाइन के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले जितने भी एनाइन है उसको समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल। आपके पास केवल, जब आप एनटीए के सिलेबस में जाओगे तो केवल और केवल कुछ केटाइन दिए गए हैं, 4 केटाइन है और 4 ही एनाइन है। तो टोटल आपके पास 8 ही पढ़ना है, 8 का ही टेस्ट पढ़ना है। लेकिन वही 8 टेस्ट पढ़ने में आपको 2 लेक्चर लग जाएगा। हो गया ये? अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल। अब हम पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है?
एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। अब हम पहले एसिडिक रेडिकल की पूरी चर्चा करेंगे, नेगेटिव चार्ज वालों की, और बेसिक रेडिकल की अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब देखोगे एसिडिक रेडिकल का क्लासिफिकेशन यहां पे लिख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसिडिक रेडिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वाले को लिखेंगे हम लोग वीक ग्रुप, पहले वाले को लिखेंगे हम लोग वीक ग्रुप, दूसरे वाले को लिखेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग ग्रुप, पहले वाले को लिखेंगे वीक ग्रुप, दूसरे वाले को लिखेंगे स्ट्रॉन्ग ग्रुप, और तीसरे वाले को लिखेंगे न्यूट्रल ग्रुप। 3 तरह से आपको आइडेंटिफाई किया गया है एसिडिक रेडिकल को। शांत, तीनों आइडेंटिफिकेशन अभी एक एक करके पढ़ना है आपको। रेडिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तीनों पार्ट को अभी एक एक करके समझना है, पहले समझ लो। वैसे केटाइन, सॉरी वैसे एनाइन जिसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद, वैसा आपके पास एनाइन जिसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद वोलाटाइल कंपाउंड बनता है। वोलाटाइल कंपाउंड करने का मतलब जो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको वोलाटाइल कंपाउंड कहते हैं। तो वैसे एनाइन जो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाए, वोलाटाइल कंपाउंड, उसको हम लोगों ने बोल दिया है वीक ग्रुप। वैसे कंपाउंड जो कॉन्क H2SO4 से रिएक्ट करने के बाद वोलाटाइल कंपाउंड बनाए, उसको हम लोग लिख दिए हैं स्ट्रॉन्ग ग्रुप में। और जो डू नॉट रिएक्ट, किसी से भी रिएक्ट ही ना करें, डू नॉट रिएक्ट टू प्रोड्यूस वोलाटाइल कंपाउंड, टू प्रोड्यूस वोलाटाइल कंपाउंड, उसको हम लोगों ने रख दिया है ग्रुप न्यूट्रल ग्रुप में। इन एसिडिक रेडिकल हम पढ़ रहे हैं, एसिडिक रेडिकल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले कुछ एनाइन है जो डाइल्यूट मीडियम में रिएक्शन करके वोलाटाइल बना रहा है, कुछ एनाइन है जो स्ट्रॉन्ग मीडियम में रिएक्शन करके वोलाटाइल बना रहा है, और कुछ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। तो 3 क्लासिफिकेशन आ गई आपके पास, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, वीक ग्रुप और न्यूट्रल ग्रुप। कई जगह आपके पास इसको ग्रुप 1 बोला जाता है, इसको ग्रुप 2 बोला जाता है, और इसको ग्रुप 0 बोला जाता है ना। बट एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी यूज करिए, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, वीक ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, न्यूट्रल ग्रुप। वीक ग्रुप में वो एनाइन डालने हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके वोलाटाइल कंपाउंड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग ग्रुप में वो वाले एनाइन डालने हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करके वोलाटाइल बनाएगा, और न्यूट्रल ग्रुप में वो वाले एनाइन डालने हैं जो कभी किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये कभी वोलाटाइल कंपाउंड जनरेट ही नहीं करेगा। हो गया? वीक ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप और न्यूट्रल ग्रुप। वीक ग्रुप का जो रिएजेंट है वो डाइल्यूट एसिड है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप का जो रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और न्यूट्रल ग्रुप का रिएजेंट है ही नहीं क्योंकि रिएक्शन हो ही नहीं रहा। हो गया? यही क्लासिफिकेशन आप देखोगे, यही क्लासिफिकेशन यहां पे समझाई गई है, बोर्ड पे देखो जरा। क्लासिफिकेशन एसिडिक रेडिकल का, क्या वीक ग्रुप पहले वाले को बोला गया, दूसरे वाले को स्ट्रॉन्ग ग्रुप बोला गया, और तीसरे वाले को जनरल बोल सकते हो या फिर न्यूट्रल बोल सकते हो, एक ही बात है, जनरल और न्यूट्रल एक ही बात। तो वैसा एनाइन जो वोलाटाइल प्रोडक्ट देगा किसके साथ, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 के साथ, उसको कहां रख देंगे, वीक। ऐसा याद रखो कि वो एनाइन जो डाइल्यूट एसिड के साथ प्रोडक्ट दे उसको वीक, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ प्रोडक्ट दे स्ट्रॉन्ग, और जो रिएक्ट ही ना करे, प्रोडक्ट ही ना दे,
न्यूट्रल या जनरल, एक ही बात है। अब जिससे रिएक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। जिससे रिएक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। तो वहां किससे रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 से। तो ग्रुप रिएजेंट क्या हो जाएगा? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। इस ग्रुप का रिएजेंट क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड H2SO4। इस ग्रुप का रिएजेंट होगा ही नहीं। तो ये जो हमने पढ़ा ये वही है, न्यूट्रल ग्रुप बोल दो और जनरल ग्रुप बोल दो, एक ही बात है। ये क्लासिफिकेशन पहले आपने पढ़ा। अब इस क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है कौन से ऐसे एनायन है जो वीक ग्रुप में डालेंगे, कौन से ऐसे एनायन है जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप में डालेंगे, और कौन है जो न्यूट्रल में डालेंगे। तो पहले वीक और स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। ये हो गया है, तो वीक ग्रुप लिखते हैं। वीक ग्रुप, मैं लेफ्ट साइड में वीक ग्रुप लिख रहा हूं और राइट साइड में स्ट्रॉन्ग ग्रुप लिख रहा हूं। न्यूट्रल की बात लास्ट में करेंगे। वीक ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, स्ट्रॉन्ग ग्रुप को राइट हैंड साइड में। अब चार्ट बना लेते हैं। तो अब इसमें क्या है, एक ट्रिक आता है। आपने SST सब्जेक्ट पढ़ा है क्या? बकवास होता है ना, तो वो साइंस वाले ही काम आना है, ना वो आर्ट्स वाले ही काम आना है, ना वो कॉमर्स वाले ही काम आना है, होम साइंस वाले को काम आ सकता है। वीक ग्रुप में क्या होता है, ध्यान से देखिए, उसी से एक ट्रिक बना है। ध्यान से, वीक ग्रुप में कौन से रिएजेंट हैं, उसको कौन से एसिडिक रेडिकल है, उसको याद करने का तरीका है। अरे पढ़ लो भाई, यही शुद्ध हिंदी है। आता लिख दें। मैंने दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों कवर कर लिया था, बट चलो भाई, अब ठीक है, चलो भाई। तो अब सुनो, कौन कौन से एनाइन है जो वीक ग्रुप में डाला गया है, ये शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगा। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो यहीं से आया, इसी शॉर्ट ट्रिक से आ गया था। ठीक है, बी का मतलब यहां पे आएगा बाई कार्बोनेट। बी का मतलब बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है, HCO3 माइनस, दिस इज बाई कार्बोनेट। एस का मतलब है बेटे आपके पास सल्फाइट। सल्फाइट है SO3 -2। दूसरा वाला जो एस है वो है सल्फाइड, और सल्फाइड क्या होता है, S-2। टी का मतलब होता है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है S2O3 -2। सी का मतलब होता है बेटे आपके पास कार्बोनेट। कार्बोनेट में आपके पास हो जाएगा CO3 -2। एन का मतलब होता है नाइट्राइट। नाइट्राइट होता है NO2-। तो ये आपके पास आ जाएंगे वीक ग्रुप के आयंस। तो वीक ग्रुप में कौन कौन से आयंस आते हैं वो आपको यहां पे बता दिया। ए का मतलब अजाइड। क्या ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा? अजाइड नहीं करेगा, N3 है। भाई SST काम नहीं आती। ए फॉर कुछ तो है, एसीटेट। अजाइड नहीं है, एसीटेट है, अजाइड उधर आएगा। CH3COO- एसीटेट। तो लास्ट ईयर यही पूछा गया था, कौन से केटाइन है जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वोलाटाइल, कौन सा एनाइन है जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वोलाटाइल कंपाउंड बनाता है। और चारों ऑप्शन में से कार्बोनेट एक ऑप्शन था, बाकी Cl- लिखा था, Br- लिखा था, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एनाइन लिखा हुआ था।
तो आपको बस ये वाला ट्रिक याद होता तो लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन आप कर पाते। ठीक है, बहुत सरफेस क्वेश्चन आया था, ऊपर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जैसे अब ये याद हो गया उसी तरह इधर भी याद होना चाहिए। तो जब नया नया फेसबुक आया था तो फेसबुक पे काफी गलत गलत काम भी होने लगा था, अभी भी होता है, तुम ही करते होगे वो, आप नहीं चलाते हो। तो आप देखो यहां पे हो जाएगा सीबीआई ऑन फेसबुक। एफबी क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, फेसबुक। तो दिस इज सीबीआई ऑन फेसबुक। तो यहां से आपके पास ए स्ट्रॉन्ग ग्रुप याद हो जाएगा। जल्दी लिखिए, नोट करिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। पता लगा ये याद है, फॉर्मूला ही नहीं चमक रहा है एबीसीडी ऑप्शन में से, है ना, तो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वहां पे अब भाई एसएसटी पूछ रहे हैं, बगल वाला थोड़ी पढ़ा होगा सेम ट्रिक। अच्छा, सीबीआई को तुमने सेंट्रल बैंक कर दिया, चलो अच्छी बात है। अब जो सी है वो कौन सा एनाइन है, क्लोराइड एनाइन, क्लोराइड आयन है यहां पे। बी का मतलब है यहां पे ब्रोमाइड आयन से, आई का मतलब है आयोडाइड आयन से, ओ का मतलब आपके पास ऑक्जेलेटो है, एन का मतलब नाइट्रेट है, एफ का मतलब फ्लोराइड है, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्जेलेटो आयन, नाइट्रेट आयन, ऑक्जेलेटो नहीं ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेटो लीगेंड हो जाता है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, Cl माइनस, दिस इज योर Br माइनस, ये बन जाएगा आपके पास I माइनस, ऑक्जेलेटो का मतलब C2O4 माइनस 2, NO3 माइनस, F माइनस, ये हो जाएगा बोरेट आयन, B फॉर बोरेट आयन, BO3 माइनस 2। तो हो सकता है लास्ट ईयर वीक ग्रुप पूछ लिया था, अगले साल क्या पूछ ले आपसे, इस साल आपसे क्या पूछ ले, स्ट्रॉन्ग ग्रुप। तो ध्यान से देखिएगा उसको। वीक ग्रुप में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करता है और वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाता है। वोलाटाइल प्रोडक्ट का मतलब वैसा प्रोडक्ट जो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसको वोलाटाइल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रुप में वोलाटाइल बनेगा बट स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करके, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके। लिख लीजिए। अब देखो यहां तक नोट डाउन हो गया। हो गया। अब बोर्ड पे देखो, मान लो आपके पास सॉल्ट एनालिसिस में आप टेस्ट करा रहे हो, ठीक है। अब टेस्ट करा रहे हो तो कोई ना कोई आयन आएगा, केटाइन आएगा, एनाइन आएगा, तो कोई ना कोई नेगेटिव वाला पार्ट भी आएगा। अगर मान लो सॉल्ट में ये वाला नेगेटिव आयन आ रहा है तो यहां से आप देख के बताओ कौन सा गैस रिलीज होगा। यहां से क्या देखने से पता चल रहा है कि CO2 गैस रिलीज होगा, यहां से देखने से पता चल रहा है कि SO2 गैस रिलीज होगा, है ना। जितना ऑक्सीजन है उससे कम ऑक्सीजन यहां लगाना है। अच्छा, सल्फर का कौन सा गैस होता है, H2S गैस रिलीज होता है। इससे मिलता जुलता देखो, क्या ये SO3 है और एक सल्फर एक्स्ट्रा है, क्या ये SO3 है और एक सल्फर एक्स्ट्रा है, तो SO3 का गैस हमने पढ़ा हुआ है। SO3 का गैस क्या होता है, SO2, और सल्फर इसमें ऐड हो जाएगा। बेटा पढ़ लो। जब आपके पास ये वाले एनाइन आएंगे तो आपको समझा रहा हूं कि गैस कौन सा बनेगा। ये वाले एनाइन का जब आप टेस्ट कराओगे सॉल्ट एनालिसिस में तो कौन कौन सा गैस आएगा, तो इससे मिलता जुलता सिमिलर गैस आता है।
तो बाइकार्बोनेट में एक ऑक्सीजन कम कर दो, CO2 गैस, यहां पे एक ऑक्सीजन कम कर दो, SO2 गैस, यहां से इससे मिलता जुलता H2S गैस। H2O3 में क्या ये SO3 - 2 प्लस सल्फर है? SO3 का कौन सा गैस है? SO2, सल्फर ऐड हो जाएगा तो SO3 प्लस सल्फर है। CO3 - 2 में कौन सा गैस निकलेगा? अगेन CO2 निकलेगा। CO3 बाइकार्बोनेट हो कार्बोनेट हो, CO2 निकलेगा। NO2 माइनस में NO2 गैस निकलेगा। एसीटेट में आपके पास गैस नहीं निकलता है, एसिड ही बन जाता है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं बेटा? विनेगर। एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? विनेगर। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन से आयन में कौन सा गैस निकल रहा है। बाइकार्बोनेट कार्बोनेट हो तो कौन सा गैस निकलेगा? CO2। S-2 हो तो कौन सा गैस निकलेगा? H2S। एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड ही निकलता है। S2O3 हो तो SO2 प्लस S। अगर SO3 है तो SO2 गैस। बस यही है, ये 2-3 बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। NO2 माइनस में NO2 ही निकलता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट कराने पे कौन सा गैस निकल रहा है। जैसे सिंपल है, पूछ लेगा कि सल्फाइड आयन है S-2, सल्फाइड आयन, अगर इसकी हमने टेस्ट कराई तो टेस्ट में कौन सा गैस निकलेगा? H2S गैस। ठीक है। अब जो CO2 गैस है इसके बारे में कहा जाता है CO2 गैस कैसा है? न्यूट्रल, मतलब कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, या उसमें कलर होता है? भाई CO2 गैस आपके आसपास में जब आप हाइड्रोकार्बन जलाते हो तब भी निकलता है। पेपर भी तो हाइड्रोकार्बन है। पेपर जलाते हो तो कोई कलर दिखता है क्या? नहीं ना, नॉर्मल कलर है। सिमिलरली कोई ऑर्डर होता है, स्मेल होता है? नहीं होता है। तो CO2 गैस जो है ये आपके सामने कलरलेस गैस है, साथ में कैसा गैस है? ऑर्डरलेस गैस है। ना इसमें कोई स्पेसिफिक कलर होता है, ना इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस। इसकी एक खास बात है जो आपने 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा कि CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। पढ़ा था आपने? CO2 गैस, अब यहां पे वही 8th क्लास कॉन्सेप्ट यूज होगा, एंड कलरलेस ऑर्डरलेस है एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब मैं इसकी रिएक्शन लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। लाइम वाटर मिल्की, कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, और लाइम वाटर को कहां बदल देगा? वो मिल्की कर देगा। SO2 गैस, SO2 गैस सल्फ्यूरिक एसिड कभी आपने देखा हो लैब वगैरह में, तो SO2 गैस को बहुत लंबे समय तक अगर आप ढक्कन खोल के रख दो, मतलब H2SO4 का मान लो डब्बा है, H2SO4 के डब्बे में से ढक्कन खोल दो तो SO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, SO2 गैस बहुत ही सफोकेटिंग गैस है। मतलब एक यहां पे अगर मैं आधे घंटे के लिए H2SO4 की बोतल रख दूं तो आप यहां बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, इट्स अ वेरी सफोकेटिंग गैस, आपके नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, हेवी एयर है तो इसलिए आप सांस नहीं ले पाओगे, सफोकेटिंग नेचर का होता है और बहुत ही खराब स्मेल होता है। ठीक है, ऐसा स्मेल होता है, सब्जी मंडी कभी आप गए हो, जहां सड़ी सब्जी फेंकी गई हो वहां पे कभी गए हो या उसके आसपास से पास हुए हो, वैसा स्मेल ही होता है, रॉटन वेजिटेबल का स्मेल होता है। तो इसीलिए लिखा जाता है बेटा इसका पंजेंट स्मेल। CO2 में कोई स्मेल नहीं होता है, CO2 में ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, लेकिन SO2 अगर रिलीज हो रहा होगा तो सब्जी मंडी वाला स्मेल आएगा, पंजेंट स्मेल, खराब स्मेल, तीखा स्मेल। ठीक है, और जैसे CO2 लाइम वाटर को मिल्की करता है, वैसे ही SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करता है एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। पंजेंट स्मेल है और ये लाइम वाटर को मिल्की करता है। ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, पंजेंट स्मेल और यहां पे टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नेक्स्ट, H2S गैस। अंडे खाते हो? सड़ा हुआ जो अंडा होता है वैसा स्मेल होता है रॉटन इसका, H2S का। रॉटन एग की तरह स्मेल आता है, गलती से स्मेल मत कर लेना, नहीं तो अंडा आगे से खा नहीं पाओगे।
ठीक है। SO3-2 और सल्फर का इसका कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होता है। देयर इज नो स्पेसिफिक स्मेल, इसका कोई पहचानने का तरीका नहीं है। CO2 का सेम कॉपी कर लोगे। CO2 क्या है? कलरलेस, और क्या है? ऑर्डरलेस, और क्या करेगा ये? लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। NO2 गैस, NO2 गैस एक रेड ब्राउन कलर का गैस होता है, पैरामैग्नेटिक गैस होता है। रेड ब्राउन कलर का गैस होता है एंड इट इज अ पैरामैग्नेटिक गैस। देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है, रेड ब्राउन कलर गैस, ठीक है ना, एंड पैरामैग्नेटिक। रेड ब्राउन कलर का गैस है और क्या है? पैरामैग्नेटिक है। अच्छी बात है, रेड ब्राउन कलर गैस एंड पैरामैग्नेटिक है, राइट? ठीक बात है। तो रेड ब्राउन कलर गैस हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, और साथ में NO2 की अब इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू कर देता है। स्टार्च सॉल्यूशन आपने एक इंटरनेट पे देखा होगा, कुछ वायरल वीडियोस हैं। पनीर को, नकली पनीर और असली पनीर को पहचानने का तरीका है कि पनीर रखते हैं 2 टुकड़े, एक तो बाहर से ले आओ और एक घर में बनाओ। तो बाहर वाला जो पनीर होता है उस पर आप स्टार्च सॉल्यूशन डालोगे, वो ब्लू दे देता है, ब्लू कलर। वो उजाला देखा है आपने, 4 बूंदों वाला, जब डालते हो तो वो ब्लूइश कलर हो जाता है, वैसा ही कलर पनीर का हो जाता है। वो नकली पनीर है क्योंकि वो स्टार्च से बनाया गया है। स्टार्च को ब्लू कर देता है NO2 का सॉल्यूशन। सिमिलरली जो आपके पास ओरिजिनल पनीर है जो दूध से बना हुआ है, वो जब आप उसमें कुछ भी डाल दो वो कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो स्टार्च से बना हुआ पनीर कलर चेंज करता है, वही वाला यहां पे आएगा, कन्वर्ट स्टार्च सॉल्यूशन इनटू ब्लू। NO2 क्या करता है? कन्वर्ट स्टार्च सॉल्यूशन इनटू ब्लू कलर। ये मैंने बोला कि काफी चीजें आपको ट्रिक से याद होंगी, काफी चीजें आपको बार बार पढ़ने से याद होंगी, तो यहां पे आपको बार बार ये पढ़ना है। लिख लीजिए फटाफट से इसको, और इस टेबल को घर पे जाके 2-3 बार बना लेना, वरना आएगा नहीं। अब ये है CH3COOH, विनेगर। विनेगर कैसे पहचान में आएगा? तो विनेगर अपने स्मेल से पहचान आएगा। ये भी कलरलेस है बट स्मेल्स लाइक विनेगर। विनेगर की जब आप चाउमीन वोमिन बनवाते हो तो एक स्पेसिफिक स्मेल आता है, ये वही स्पेसिफिक स्मेल की वजह से पहचान आएगा। कलर तो है ही नहीं, कलरलेस, एंड स्मेल्स लाइक विनेगर। एसिटिक एसिड जो है वह विनेगर जैसा ही महकता है। तो किसी सॉल्यूशन में अगर लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है, मतलब वहां CO2 गैस निकला होगा, और अगर CO2 गैस निकला होगा यानी कि कौन सा एनाइन होगा वहां पे? HCO3-। अगर कोई गैस स्टार्च सॉल्यूशन में डालने के बाद ब्लू कर दे रहा है यानी कि कौन सा एनाइन होगा? NO2-। कार्बोनेट भी हो सकता है, फिर आगे उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे। अगर मान लो CO2 निकल रहा है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। आगे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी पढ़ेंगे कि कौन है, बाइकार्बोनेट ही है कि कार्बोनेट है, आगे पढ़ेंगे। अगर मान लो कोई ऐसा स्मेल आ रहा है रिएक्शन कराने के बाद जो रॉटन एग स्मेल की तरह है, तो क्या पहचान में आ जाएगा कि H2S गैस निकला होगा। अगर H2S गैस निकला होगा तो सॉल्ट में कौन सा एनाइन होगा? S-2। अगर मान लो विनेगर जैसा स्मेल आ रहा है तो सॉल्ट में कौन सा एनाइन होगा? एसिटिक एसिड वाला एनाइन होगा। अगर मान लीजिए आपके पास पंजेंट स्मेल आ रहा है और वो भी लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, तो कौन सा गैस रिलीज हुआ होगा? SO2। इसका मतलब एनाइन कौन सा होगा? SO3-। तो आपको इसी तरह से समझना है कि ये क्वेश्चन में दिया होता है कि ऑन रिएक्शन ऑफ अ सॉल्ट इट रिलीजेस अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कह रहा है सॉल्ट की रिएक्शन कराने के बाद एक गैस रिलीज हुआ और वो गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है। तो 2 ऑप्शन है, CO2 हो सकता है, SO2 हो सकता है। अब सेकेंड ऑप्शन लिखा होगा कलर
कलरलेस है, तो कलरलेस होगा तो क्या हो गया आपके सामने, दोनों ही CO2 SO2। फिर लिखा होगा स्मेल, अगर ऑर्डरलेस लिखा है मतलब CO2 गैस होगा, अगर पंजेंट स्मेल लिखा है मतलब SO2 गैस होगा। तो आपको ये हर चीजें याद रहनी होगी, तब जाके क्वेश्चन होगा। अच्छा, जब CO2 निकलता है तो इसको बोला जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलता है। अब ये ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या है, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो आप लेते हो और जब उसको आप पूरा शेक कर देते हो, फिर बोतल खोलते हो, तो बोतल खोलते ही क्या होता है, अचानक से CO2 बाहर आ जाता है। हाँ भैया, सीटी मारने को नहीं बोला मैंने। वही स्मेल जो है, वही जो फिजी स्मेल है, उसी को बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, आवाज के साथ गैस को निकलना इस ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं। तो जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अ गैस which is colorless, gas which is colorless, odorless, turns lime water milky and has brisk effervescence, CO2। अगर CO2 रिलीज हो रहा है, इसका मतलब एनाइन कौन सा होगा, दो, या तो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट। उसमें से केवल एक ही ऑप्शन दिया था बाइकार्बोनेट, आपको टिक करना था। तो आपको गैस का नेचर लिखा होगा, नेचर से पहले गैस पहचानना है और गैस से एनाइन पहचानना है, वही आंसर होता है। वो लिखा होगा कि एक ऐसा गैस रिलीज हो रहा है जो रॉटन एग स्मेल है, एनाइन कौन सा होगा, S-2। वो लिखेगा विनेगर जैसा स्मेल है, एनाइन कौन सा होगा, एसिटिक एसिड का एनाइन होगा। वो लिख देगा आपको कि पंजेंट स्मेल है, फिर भी लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, इसका मतलब SO2 गैस रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, तो गैस से यहां पे पहचानना है, बैक ट्रैक करना है, SO2 है वो। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे आइए, स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू वाला भी प्रीवियस मतलब उसमें जेई मेंस में ऑलरेडी पूछा गया है, ये और ये दोनों पूछे गए, ये और वो CO2। ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू करता है, रेड ब्राउन गैस, इसका मतलब वो NO2 गैस है। चलिए, अब यहां पे पहचानने का तरीका देखो, तो यहां पे Cl- ना अपने पहचान दो तरह से बताता है। रिएक्शन कराने के बाद हो सकता है बेटा HCl गैस बन रहा हो, भाई हाइड्रोक्लोरिक गैस भी तो बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी तो बनता है, या फिर बेटे Cl2 गैस भी तो बनता है। HCl अपना पहचान दो तरीके से देता है, या तो HCl गैस बन रहा होगा या तो Cl2 गैस बन रहा होगा। अगर HCl गैस बनता है तो मैंने आपको कलर लिखवाया हुआ है हेलोजन फैमिली में, क्या व्हाइट फ्यूम्स होता है NH4Cl का, मतलब लिखवाया हुआ है कि व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ NH4Cl। NH4Cl का जो बॉटल होता है और बॉटल का जो ढक्कन होता है, ये ढक्कन के अराउंड व्हाइट व्हाइट फ्यूम्स दिखाई दे रहा होता है। रीजन, NH4Cl जो है एयर से रिएक्ट करके व्हाइट फ्यूम्स देता है। सिमिलरली जब यहां HCl बना, जैसे ही NH3 इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या NH4Cl बनेगा, और NH4Cl क्या दिखाता है, व्हाइट फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब धुआं, व्हाइट कलर का धुआं दिखेगा। तो अगर रिएक्शन कराने के बाद व्हाइट कलर का फ्यूम बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा होगा, HCl गैस। अगर HCl गैस बन रहा है तो एनाइन कौन सा होगा, Cl-। अगर रिएक्शन कराने के बाद इसका कलर बताना, क्या इसका कलर लिखवाए येलोइश ग्रीन, Cl2 का कलर लिखवाया हुआ है येलोइश ग्रीन। अगर रिएक्शन कराने के बाद येलोइश ग्रीन गैस बन रहा है, इसका मतलब कौन सा गैस होगा, Cl2। तो Cl2 गैस होगा तो एनाइन कौन सा होगा, Cl-। ठीक है, सिमिलरली Br के बारे में बताओ, तो Br भी अपना पहचान दो पार्ट में देता है, या तो HBr रिलीज होगा, HBr गैस, और या तो बेटे Br2 गैस रिलीज होगा, या तो HBr गैस रिलीज होगा या तो मेरे भाई Br2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, ब्रोमीन का कलर बताओ, ब्रोमीन का कलर क्या आपके पास रेडिश ब्राउन बोल दो, या किताबों में वॉयलेट भी लिखा है, नहीं वॉयलेट आयोडीन का है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, या ब्राउन लिख दो आप। तो अगर रेडिश ब्राउन गैस निकल रहा होगा तो क्या होगा, वो Br2 गैस। ठीक है, आयोडीन भी बेटा, आयोडीन केवल एक ही तरह से रिलीज होता है, I2 गैस बना के। I2 गैस क्या है आपके सामने, वॉयलेट। अगर वॉयलेट कलर का गैस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब आपके पास यहां भी एक ही रिलीज होगा,
Br2। यहां भी Br2 रिलीज होगा और Br2 का कलर बताना एक बार, रेडिश ब्राउन। और यहां I2 रिलीज होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट। तो आपको एनाइन से गैस पहचानना है और गैस का टेंडेंसी है, बार बार 2-3 बार लिखोगे तो आपको दिमाग में आएगा। ये चैप्टर कैसे बना होगा सोचो। पहले हर एक रिएक्शन हुआ होगा, फिर रिएक्शन में कलर रिलीज हुआ होगा, गैस रिलीज हुआ होगा। तो पहले रिएक्शन हुआ है, उस रिएक्शन होने के बाद ये चैप्टर बनाया गया है। ये चैप्टर था नहीं, ये चैप्टर बनाया गया है रिएक्शन के बाद। कौन बनाया? ये तो यार सिलेबस वाले बताएंगे। हाँ, अच्छी बात ये है कि ये जो फ्लोराइड है और बोरेट है, ये सिलेबस में नहीं है, इसका टेस्ट सिलेबस में नहीं है, मतलब एनटीए ने इसको उड़ा दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। C2O4 में सेम गैस जो CO2 वाला है, अलग से याद नहीं करना है। NO3 माइनस में सेम गैस जो NO2 वाला है, अलग से याद नहीं करना है। तो बस 3 याद करना है, Cl2, Br2, I2। तो अभी आपने ये पढ़ा, एसिडिक आपके पास एसिडिक रेडिकल हो, एसिडिक रेडिकल को पहचानने का तरीका। तो एसिडिक रेडिकल पहचाना जाएगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग गैस से। हो गया? नेक्स्ट, अब लिखो जनरल ग्रुप। वीक ग्रुप हो गया, स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो गया, अब लिखो जनरल ग्रुप। ये वीक ग्रुप का यही शॉर्ट ट्रिक था, नहीं हुआ था? जल्दी लिखो भाई। हो गया? ये वीक ग्रुप का शॉर्ट ट्रिक था, इसके आगे आप चाहें तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग ग्रुप का यही था, इसके आगे आप सॉल्ट वो लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जनरल ग्रुप, जनरल ग्रुप आपके पास दो हैं। जनरल ग्रुप वो वाले ग्रुप्स हैं जो आपका किसी भी एसिड या से रिएक्शन नहीं कर रहा है, ना तो वीक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कर रहा है। तो जनरल ग्रुप दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले कैटेगरी में रखा गया वैसे सॉल्ट्स जो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, PO4-3, SO4-2, ये रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये कैसे पहचाना जाएगा भाई? जो रिएक्ट करके गैस दे देगा उससे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन जो रिएक्ट करके गैस ही नहीं दे उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ये दोनों आइडेंटिफाई होते हैं बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन, आइडेंटिफाइड बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन से आइडेंटिफाई होते हैं। और कुछ और हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे MnO4-, जैसे Cr2O7-2, दे आर आइडेंटिफाइड बाय रेडॉक्स रिएक्शन। हमने कल ही तो पढ़ा है इसको कि क्या ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, मतलब एक ही रिएक्शन में रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन से आइडेंटिफाई होगा।
MnO4 माइनस और Cr2O7 माइनस 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। एक ही रिएक्शन में रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन देता है वो। ये वाले किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो रिएक्शन नहीं करते हैं, ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे इसका प्रेसिपिटेट का टेस्ट। हो गया। इसके बाद आपको 7 लाइंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर याद करना है एज इट इज। सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर याद करना है। उसका कोई तरीका नहीं, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट सिलेबस में नहीं है। केवल वो कितने मार्क्स का ही आता है, 4 नंबर का। अगर छोड़ दोगे तो ठीक है, लेकिन 4 नंबर में आजकल 40,000 रैंक जाता है पीछे, पता है ना। 33% है, इक्वल वेटेज है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में इक्वल वेटेज है, राइट। फिजिकल का इस बार 2 क्वेश्चन ज्यादा था, क्योंकि 50 क्वेश्चन था ना। 50 क्वेश्चन, 45 में 15-15-15 रेशियो रहता है। बहुत होगा तो फिजिकल 16 हो जाता है, और इनऑर्गेनिक में से एक क्वेश्चन काट दिया जाता है, बेसिकली यही होता है, ठीक है। बट इतना भी नहीं कि 4-5 आ जाता है, एक क्वेश्चन 15 के जाए 14 आ जाएगा। 2019 में इनऑर्गेनिक में 17 दे दिया था उन्होंने, तो कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड कि इतना ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये रहता है कि इक्वल 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 आता है। 45 क्वेश्चन आने हैं, 15-15-15 आएगा। जो ऑप्शनल 5 है, अगर आप में ऑप्शनल नहीं हटा तो वो कुछ भी हो सकता है। वो 5 फिजिकल के हो सकते हैं, 5 ऑर्गेनिक दे सकते हैं, 5 इनऑर्गेनिक दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बट ये 45 में से आपके फिक्स होंगे। शुरुआत के जो 45 होंगे उसमें 15-15-15 रहता है। चलिए, जनरल ग्रुप के बाद अब लिखोगे आप सीधा सॉल्युबिलिटी रूल। 8 पॉइंट्स है, 7 गलती से बोल दिया, 8 पॉइंट्स है। जल्दी से लाइन से लिखना स्टार्ट करिए। इसके कोई सॉल्व नहीं होगा। घूम के आए। जल्दी से लिखिए इसको फटाफट।
अब आ रही आवाज? हाँ भाई, यहां पे देखो 4, 5 और 6 सिमिलर पॉइंट है। ये दिखने में 3 लग रहे हैं, बड़े सिमिलर पॉइंट है। ये कहना चाह रहा है कि सारे जितने भी क्लोराइड बनेंगे वो सब सॉल्युबल हैं इन 4 को छोड़ के। कौन से? तो AgCl अगर बन जाए तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, PbCl2 बन जाए तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, Hg2Cl2 बन जाए, Hg2Cl2 ही Hg+1 है। ठीक है, अच्छा यहां पे देख लो क्या। अच्छा दूसरा सवाल, HgCl2 के बारे में क्या ख्याल है? HgCl2 इज सॉल्युबल। ध्यान से देखिए, जब क्लोराइड की बात करेंगे तो केवल 3 लिखा हुआ है, ठीक है? तो HgCl, PbCl2, Hg2Cl2 ये क्या है? इनसॉल्युबल, बट HgCl2 इज सॉल्युबल। लेकिन यहां पे आप बात करो ब्रोमाइड में, तो AgBr ले लो, चाहे PbBr2 ले लो, चाहे Hg2Br2 लो, चाहे HgBr2, सारे के सारे क्या हैं? इनसॉल्युबल। सिमिलरली यहां पे AgI, PbI2, Hg2I2 और HgI2 ये सारे के सारे क्या हैं? इनसॉल्युबल। केवल क्लोरीन के केस में दिस इज योर HgCl2 इज सॉल्युबल। हाँ, HgCl एग्जिस्ट नहीं करता है। HgCl डू नॉट एग्जिस्ट, +1 में Hg एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए Hg डाइमर बनाता है, Hg2Cl2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है HgCl, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइमर बना के एग्जिस्ट करता है। अब देखो ध्यान से, ये 3 पॉइंट तो 8 में से 3 आपके क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3 देखो, नाइट्रेट्स कभी भी आए, कभी भी NO3- आएगा, वो हमेशा हमेशा क्या होता है? सॉल्युबल, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये तीनों आप पढ़ लिए, नाइट्रेट आपने पढ़ लिया, 4 पॉइंट आपके पास हो गए। सबसे शुरुआत के 2 पॉइंट पढ़ो। ये कह रहा है कि ग्रुप 1 का यानी कि अल्कली मेटल का कोई भी सॉल्ट हो, साथ में NH4+ का कोई भी सॉल्ट हो, अल्कली मेटल के साथ कोई भी आ जाए, केटायन, एनायन, कोई भी Cl-, Br-, I-, NO3-, अल्कली मेटल के साथ कोई भी सॉल्ट बना रहा हो, सिमिलरली NH4 के साथ कोई भी एनाइन सॉल्ट बना रहा हो, वो हमेशा क्या होगा? सॉल्युबल, ऑलवेज सॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब वाटर सॉल्युबल, केवल और केवल NaHCO3 को छोड़ के। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए तो ये सॉल्युबल नहीं होता है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारे एल्कली मेटल के सॉल्ट एंड NH4+ के सॉल्ट क्या होंगे? सॉल्युबल। केवल NaHCO3 विल बी इनसॉल्युबल। तो 3 पॉइंट ये है, चौथा ये है, और 5वां वो हो गया। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, ऑल सॉल्ट ऑफ ए स्टार्टिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 2 आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। जैसे ग्रुप 1 के सारे सॉल्ट आपके पास क्या हो गए थे? सॉल्युबल। NH4+ के सारे सॉल्ट क्या हो गए थे? सॉल्युबल। उसी तरह अगर मैं ग्रुप 2 का ये दोनों मेंबर ले लूं, ग्रुप 2 का केवल 2 मेंबर ले लूं, उनके भी सारे सॉल्ट क्या हैं? सॉल्युबल। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम के सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है, केवल ग्रुप 2 में 2 मेंबर के सॉल्ट सॉल्युबल है। तो आपके पास ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, 6 पॉइंट। लास्ट वाले दोनों देखो, सारे सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, सारे सल्फेट सॉल्युबल हैं। अगेन वही कॉपी कर लिया क्लोराइड वाला, सारे सल्फेट सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट, ये देख लो आपके सामने, ये दोनों। सिमिलरली मैंने बोला था ऊपर के 2 क्या होंगे ग्रुप 2 में? सॉल्युबल, और बाद बाकी इनसॉल्युबल। तो लिखा हुआ है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, कई किताबों में इसको लिखा जाता है एस्पेरिंगली सॉल्युबल। एस्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब पार्शियली सॉल्युबल, बहुत थोड़ा अमाउंट में सॉल्युबल हुआ होगा, है ना? एस्पेरिंगली सॉल्युबल, या उसी को बोला जाता है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। उसी तरह कार्बोनेट एंड सल्फाइड आर वाटर इनसॉल्युबल, यहां पे ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इस्तेमाल होगा आगे। कार्बोनेट एंड सल्फाइड जितने भी हैं वो सब इनसॉल्युबल हैं, ग्रुप 1 मेटल एंड ग्रुप 2 वाले को छोड़ दो, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या है? सॉल्युबल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है? सॉल्युबल। उसको छोड़ दिया जाए तो सारे कार्बोनेट और सल्फाइड क्या है? इनसॉल्युबल। तो ये 8 पॉइंट को थोड़ा शांत दिमाग से जब आपने घर पे बैठ के पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग में बैठेगा। अब इसके बाद जो अभी हमने पढ़ा है, ये SST वाला और CBI वाला, ये दोनों और सॉल्युबिलिटी के रूल का यूज करके अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टेस्ट,
उससे पहले दो टॉपिक आपके पास आएगा। पहला है सोडा एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज सोडा एक्सट्रैक्ट। नाइन्थ के केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता था व्हाट इज सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, ध्यान से देखिए, कोई भी नेगेटिव चार्ज हो अगर उसका सोडियम के साथ सॉल्ट बना दिया जाए उसको सोडा एक्सट्रैक्ट कहते हैं। कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, Na+ के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट इज बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ कोई भी रेडिकल। जैसे बोर्ड पे देखो, यहां पे आपके सामने क्या है, S-2। S-2 की रिएक्शन किससे कराओगे, Na+ से। क्या होगा, क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस होने के बाद क्या बन जाएगा, Na2S। तो S-2 का सोडा एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, Na2S। उसी तरह अगर मैं SO3-2 का लूं तो क्या सेम हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करोगे, क्रिस क्रॉस करने के बाद सोडियम के साथ उस एनायन का सॉल्ट बना दो, वही सोडा एक्सट्रैक्ट है। कोई भी एनायन दिया है उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है तो सोडियम के साथ उसका कंपाउंड बना दो। तो सोडियम के साथ जब इसका कंपाउंड बना दोगे तो दिस इज योर सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल इज योर सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल इज योर सोडा एक्सट्रैक्ट। क्लियर है, चलिए सोडा एक्सट्रैक्ट लिखिए, फिर हम आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ेंगे इंटरफेरिंग रेडिकल। ये सीधा सीधा टॉपिक पूछ लिया जाता है, व्हाट इज सोडा एक्सट्रैक्ट या व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट। उसी तरह इंटरफेरिंग रेडिकल, कुछ ऐसे रेडिकल हैं जो टेस्ट ही नहीं होने देते, जो रिएक्शन ही नहीं होने देगा, उनको कहते हैं इंटरफेरिंग रेडिकल, बाधक रेडिकल, जो रिएक्शन में बाधा डाल दें, उनको कहते हैं बाधक रेडिकल। सोडा एक्सट्रैक्ट हो गया, किसी भी एनायन का सोडियम के साथ सॉल्ट बनाना, इसी को बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। सीधा डेफिनेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखो इंटरफेरिंग रेडिकल। रेडिकल, इंटरफेरिंग रेडिकल होते हैं तीन, PO4-3, F- और C2O4-2। ये जो रेडिकल हैं वो इंटरफेरिंग रेडिकल हैं। तो अब देखो बोर्ड पे, इंटरफेरिंग रेडिकल उन रेडिकल को बोलते हैं जो रिएक्शन को बीच में ही इंटरफेयर करके स्टॉप कर दे। रेडिकल विच स्टॉप्स द रिएक्शन, रेडिकल विच स्टॉप्स द रिएक्शन इन मिडिल ऑफ टेस्ट, जो रिएक्शन को बीच में स्टॉप कर देगा, टेस्ट करा रहे हैं और बीच में ही रिएक्शन को रोक देगा, उसी को बोलते हैं इंटरफेरिंग रेडिकल। आपके पास ये तीनों बस याद रहना चाहिए, सीधा पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरफेरिंग रेडिकल। यही तीन होते हैं टोटल। बस याद रखना है कि भाई ये आपके काम को पूरा नहीं होने देगा, रिएक्शन को बीच में ही रोक देता है, टेस्ट नहीं होने देता है। तो अगर ये किसी सॉल्यूशन में है, टेस्ट नहीं होगा, उसका आप बता ही नहीं सकते कि ये रिएक्शन कैसा है, इंटरफेयर कर देगा, बीच में रिएक्शन को रोक देगा। अब जो अभी तक आपने पढ़ा उसको यूज करते हुए अब हम कार्बोनेट का टेस्ट करने जा रहे हैं। अब कार्बोनेट का टेस्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग ला लेंगे टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। हो गया,
आज कार्बोनेट मतलब ये सब एनाइन फिनिश होगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेट टेस्ट, ड्राई टेस्ट और केटाइन टेस्ट, वो अगले थर्सडे को, और वही लास्ट क्लास है। बोर्ड पे देखो, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट, जरा ध्यान से देखना। इसमें मैंने बोला आधी चीजें आप पढ़ चुके हो, आधी चीज आप नया पढ़ोगे, तो पुरानी चीजों को याद करोगे। अभी ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग वीक ग्रुप, कार्बोनेट किस ग्रुप में आता था पहले ये समझा दो मुझे। कार्बोनेट किस ग्रुप में आता था? तो क्या वीक ग्रुप में आता था? भाई एसएसटी काम नहीं आती तो वो कार्बोनेट था नीचे, सी। ओके, अब वीक ग्रुप का रिएजेंट क्या है, किससे रिएक्ट कराते हैं? डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराते हैं। वो कोई भी हो सकता है, डाइल्यूट HCl हो जाए या डाइल्यूट H2SO4 हो जाए। तो जब भी आपके पास कोई टेस्ट दिया हो कि कार्बोनेट पता करो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पता करना है किस ग्रुप का है, वीक ग्रुप का है कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप का है कि न्यूट्रल ग्रुप का है। अगर वीक ग्रुप का है तो किससे रिएक्ट कराओगे? डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट, तो करा दो। जैसे ही आप CO3 माइनस का सॉल्ट डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराओगे, क्या बन जाएगा? याद करो, लिखवाया हुआ है। जैसे ही आप कार्बोनेट का रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट H2SO4 से, क्या वोलाटाइल कंपाउंड बनेगा? वोलाटाइल कंपाउंड क्या है? CO2। CO2 बनेगा तो क्या ये कलरलेस है? क्या ये ऑर्डरलेस है? क्या जब ये रिएक्शन में निकलेगा तो ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस। और क्या ये लाइम वाटर को मिल्की बदल देता है? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब ये रिएक्शन सुनो, यहां तक आपने पहले से पढ़ लिया है कि अगर कोई कार्बोनेट आयन आया तो प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं, कि शुरुआती टेस्ट पता कर लेते हैं कि मोटे मोटे तौर पे कौन सा होगा। तो अगर CO2 निकल रहा है तो इसका मतलब अभी दिमाग में दो चल रहा है, हो सकता है बाइकार्बोनेट हो सकता है कार्बोनेट हो। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट से आप 100% कंफर्म नहीं हो, लेकिन बाद में जब कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे तो कंफर्म हो जाओगे। हर एनाइन का दो टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में मोटा मोटा पता चल जाएगा कि हां लगभग यही होगा, कंफर्मेटरी में 100% क्लियर होगा। अब देखो लाइम क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है? क्या लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस? दिस इज लाइम वाटर। इसमें जब आप CO2 डालते हो तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? रिएक्शन इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, और यही बेटा मिल्की कलर होता है। कभी आप चौक देखे हो? चौक को तोड़ दो, पाउडर बना दो और पानी में डालो और उसको ऐसे ऐसे स्टर कर दो, तो जो सॉल्यूशन दिखेगा उसी टाइप का CaCO3 दिखता है। वैसे भी चूना देखा है घर में? चूना करने से पहले वो घोला जाता है, वही तो CaCO3 है। तो लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जाने पे मिल्की कलर इसलिए आता है क्योंकि CaCO3 बन रहा है। जब इसमें एक्सेस CO2 पास कर दोगे, जब इसमें बहुत ज्यादा CO2 और पास कर दोगे, तो ये बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दिस टर्न्स इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सॉल्यूबल। और सॉल्यूबल होता है तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। कोई भी चीज कलर तभी दिखाएगा ना जब वो इनसॉल्यूबल हो। जब मिल ही गया तो क्या किस बात का कलर हो? तो पानी के अंदर मिल गया। इनसॉल्यूबल है तो वो कलर दिखाएगा, लेकिन चूंकि बाइकार्बोनेट सॉल्यूबल होता है तो कलरलेस हो जाता है। तो ये 8th क्लास का रिएक्शन है। दोबारा अगर नहीं याद है तो आप पुरुष नहीं है, महापुरुष है, अगर आपको नहीं पता है ये तो, क्योंकि 8th क्लास में आपको पता होना चाहिए था। मैडम नहीं पढ़ाई है, कोई बात नहीं, सर तो पढ़ा रहे हैं। तो लाइम वाटर जब आप CO2 पास करते हो तो इसी को बोला जाता है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर किसमें बदल गया? मिल्की में। जब बहुत सारा CO2 पास करोगे वापस से वो कलर चला जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बोर्ड पे हमारे पास CO3-2 का टेस्ट कराने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। हमारे पास CO3-2 का टेस्ट कराना है, और कोई भी एनाइन का टेस्ट दो तरह से कराया जाएगा, प्रिलिमिनरी, कंफर्मेटरी। प्रिलिमिनरी में जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, वीक ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप और वो वाला। तो CO3-2 कौन से ग्रुप में है? वीक। वीक में कौन रिएक्शन करता है? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके कार्बोनेट क्या देता है? CO2। क्या CO2 देगा तो ये सब फील होगा आपको रिएक्शन के बाद? ठीक है, रिएक्शन के बाद ये फील होगा। अब कंफर्मेटरी में 2-3 टेस्ट कराते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअली में कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है। अब CO2 की मान लो लाइम वाटर से कराओगे
तो क्या हो जाएगा यहां पे, क्या मिल्की बन जाएगा CaCO3? क्या CO2 को लाइम वाटर में पास करोगे तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो पहले टेस्ट से हमें पता चल गया कि अच्छा यहां पे CO2 है। दूसरा, AgNO3 से पास कराओगे, AgNO3 से पास कराओगे तो अच्छा, उससे पहले ये वाला, क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है? भाई हमने पढ़ा हुआ है कार्बन कैसा ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालते हो क्या बनता है, H2CO3। और H2CO3 क्या है बेटा, एसिड। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड है तो सॉल्यूशन का पीएच कैसा हो जाएगा, <7। तो देखो ये वाला जब रिएक्शन कराया उससे भी कंफर्म हो गया कि हाँ CO2 ही था, तभी तो वो मिल्की बना होगा लाइम वाटर। ये वाला पानी डाल दिया तब <7 आ गया, इससे भी पता चला अच्छा CO2 होगा, तभी तो वो H2CO3 बनाया होगा। तो यहां तक पहले लिखिए, फिर AgNO3 पढ़ाता हूं। हो गया? हाँ भाई, ये वाला रिएक्शन समझने का है, ये थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है इसलिए अलग से लिखा है, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं। तुम्हारा बायोलॉजी खत्म हो रहा था, हो गया? अभी बाकी है, सिलेबस बढ़ गया। हो गया ये वाला, जल्दी करो भाई। तो पहले किसी भी एनायन का टेस्ट कराते हो तो प्रिलिमिनरी टेस्ट करना पड़ता है और कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट में वो जो ग्रुप वाला पढ़ा है वही होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट में 2-3 और टेस्ट हैं जिससे पता चल जाता है कि कंफर्म है CO2 ही रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो CO2 के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर और पानी डाल दो और AgNO3 डालोगे। AgNO3 डालोगे तो यहां पे सिल्वर जो Ag+ है वो कार्बन CO2 से रिएक्शन करता है। बेसिकली बोर्ड पे देखिएगा, Ag+ CO2 से ना रिएक्ट करके इसका ये वाले फॉर्म से रिएक्ट कर रहा है। क्या CO2 है, रिएक्शन में वाटर होगा, वाटर होगा तो क्या बनेगा CO3-2, और CO3-2 होगा तो Ag2CO3 बनेगा। Ag2CO3 अपना व्हाइट PPT बनाता है, जब इसको हीट करोगे तो Ag2O का ब्राउन कलर होता है। ये टेस्ट
यहां से बना है। CO2 से रिएक्शन नहीं होता है, एसिड से रिएक्शन होगा। तो AgNO3 का Ag प्लस इसके एनायन से रिएक्शन करेगा और ये बनेगा। हीट करने पर आपके Ag2O प्लस CO2 बनता है। कंफर्मेटरी टेस्ट यहां से पता चल गया। तो 3 टेस्ट होता है CO2 का, ये हो गया। आई होप अब आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला देखो जरा बोर्ड पे। मान लो दूसरा एनायन आपको दिया हुआ है, दूसरा रेडिकल है S-2। अब सुनो, S-2 कौन से ग्रुप में है, वीक में कि स्ट्रॉन्ग में? वीक में। तो वीक में है तो किससे रिएक्शन कराओगे? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। तो सॉल्ट ले लिया कोई भी और उसका डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, तो क्या रिलीज होगा यहां पे? S-2 है तो क्या H2S गैस रिलीज होगा? और H2S गैस रिलीज हुआ है तो क्या रॉटन एग तरह का स्मेल आया है? रॉटन एग स्मेल। तो वहां से तो हमें पता चल गया कि ठीक है, मोटे मोटे तौर पे पता लग गया H2S है। बट अब हम कंफर्म करेंगे, इसके 2-3 और रिएक्शन करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि वही है। अब देखोगे तो यहां पे क्या ये Na प्लस में है और S-2 में है, CD +2 में है और CO3 -2 में है। क्या इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा? इसका प्लस उसके माइनस के साथ रिएक्शन करके ये बना दिया। सिमिलरली इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करके Ag2S बना लिया। यहां पे PbS बना लिया, Pb+2 है, PbS बना लिया। जब इसका रिएक्शन कराओगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जब इसका रिएक्शन कराओगे तो आपके पास बनता है Na4FeCN5NOS। ये फॉर्मूला बनता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। हालांकि ये नीट में नहीं है, बट सेफर साइड के लिए पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि सिलेबस अभी वेल डिफाइंड है नहीं, तो इसलिए सिलेबस इसलिए डिफाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। तो ये आपके पास 4 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं सल्फर -2 के। बायोलॉजी जैसा फील हो रहा है? नहीं ना, अभी और है, थोड़ी देर बाद फील हो जाएगा। ये चैप्टर ही ऐसा है, क्या करोगे? नो कॉन्सेप्ट, सीधा रिएक्शन हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है। हाँ, पूरा रटना है, कंप्लीट 100% रट्टाफिकेशन है ना। ये वो चैप्टर है कि जो ऑफलाइन वाले में पहले नहीं होता था, डू इट योर सेल्फ, वही चैप्टर है ये सब। हमारे समय पे कोई केमिकल, वो बायोमोलिक्यूल या पॉलीमर या एवरीडे लाइफ या ये सब चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता था, ये सब डू इट योरसेल्फ था। खैर उस साल उस समय क्वेश्चन भी नहीं आता था ये सब का। हो गया? हो गया क्या? कितना टाइम लगाते हो भाई तुम लोग? टाइम तो हो ही जाएगा। हो गया? ए भगवान, कितना लिखोगे तुम कल संडे के दिन? बहुत बढ़िया। यहां लिखो, मुझे अपना संडे खराब नहीं करना है। बोर्ड पे देखो, ये लास्ट करो, बैक स्लाइड थोड़ी देर बाद करना, अब पहले फ्रंट स्लाइड पे पढ़ो। हाँ, शांत।
जब NO2 माइनस नाइट्राइट आयन होता है तो ग्रुप में कौन सा हमने टेस्ट लिखा हुआ है, NO2 गैस निकलेगा। NO2 गैस रेड ब्राउन कलर है, पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है और स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू कर देता है, स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू कर देता है। यहां पे जब आप देखोगे तो दिस फॉर्म्स AgNO2 कंफर्मेटरी कलर। यहां पे आप देखोगे तो दिस इज CH3COOH। NO2 के साथ पहले इधर वाला लिख देते। ये देखो आपके सामने ब्राउन रिंग टेस्ट है। FeH2O whole 5 NoSO4, this is brown ring test। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, एक और करेंगे अभी। इसमें तुम क्या ही समझने की कोशिश कर रहे हो भाई। देखो टोटल 30 स्लाइडें हैं और तुमने पढ़ा है अभी तक 14। अगले में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 16 लेक्चर पे 16 स्लाइडें हैं और पढ़ लेंगे। चलो थैंक यू। क्या लगता है, लगेगा नहीं लगेगा?